नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो लौह भस्म और उसके गुणधर्म ऐसा है कि हम लोग इसको क्लिनिकल प्रैक्टिस में किस तरह से यूज करते हैं। हालांकि आप सभी लोग वैद्य लोग इसका प्रयोग जरूर करते हैं अपने प्रैक्टिस में, लेकिन यहाँ पर जो चर्चा होती है उससे कुछ नया चीज और सीखने को मिलता है, क्योंकि अपना अपना एक्सपीरियंस होता है कि हम लोग इस तरह से भी इसका प्रयोग करते हैं तो क्या फायदा होता है। क्योंकि जो प्रैक्टिशनर लोग बताते हैं कोई भी द्रव्य और किताब पढ़ के जो नॉलेज होता है उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है, क्योंकि किताबी ज्ञान होता है। किताब में जो चीज लिखा है वो सही लिखा है, लेकिन वो हमें समझ आ रहा है क्या, नहीं समझ आ रहा है। बहुत बार समझ आता है, बहुत बार नहीं समझ आ रहा है, बहुत बार कंफ्यूजन रहता है कि किताब में जो लिखी बात है उसको सच में किस तरह से कितने डोज में क्या मेडिसिन देना है। इसीलिए यहाँ पर आयुष दर्पण पे हम लोग रोज चर्चा करते हैं, अलग अलग विषयों पे चर्चा करते हैं, ताकि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़े और हमारा अनुभविक जो अनुभव है जो शेयर किया जाता है उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ कंचन मैम है, कंचन मैम अपने जो पतंजलि का मेडिसिन बताती हैं वो बहुत सुनने लायक रहता है कि मैडम किस तरह से देती है। मंदाकिनी मैम जो करती है वो अलग रहता है। सबका अपना अपना अनुभव रहता है जो सभी को काम आता है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे लौह भस्म के बारे में देखेंगे। तो मैं अभी बता रहा हूँ, अभी क्या है कि आयुर्वेद ऐसा बहुत ही आदिकाल से चलने आने वाला शास्त्र है। तो बहुत सारे ग्रंथों की रचना की गई। चरक के काल में भी लौह भस्म का प्रयोग होता था, सुश्रुत के काल में भी होता था, वाग्भट के काल में भी होता था। बाद में मध्यकालीन भारत में जब मुगलों का शासन था तो उस टाइम पे भी आयुर्वेद के दवाइयां दी जा रही थी। तो उसी टाइम पे भारत भेषज रत्नाकर करके ग्रंथ लिखा गया। तो उसमें सब सारे जितने भी द्रव्य आयुर्वेद के सबको कंपाइल किया गया है, और वो कुछ 14-15 वॉल्यूम की किताब है भारत भेषज रत्नाकर। उसमें सारे तरह के मेडिसिन का कंपाइलेशन है। तो उसमें अभी लौह भस्म की विधियां अलग अलग है। जैसे कि रस रत्न समुच्चय में देखेंगे तो अलग विधि है शोधन मारण की, शुद्धि का और मारण करने का, मतलब भस्म बनाने का। उसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे भेषज रत्नावली तो उसमें अलग है। आयुर्वेद सार संग्रह में देखेंगे तो अलग है। हर ग्रंथ में कुछ ना कुछ अलग चीज बताया है, क्योंकि वो आचार्य लोग साइंटिस्ट थे, तो वह लोग जो यूज करते थे वह कुछ अलग ही करते थे, ताकि मेडिसिन का प्रॉपर्टी बहुत अच्छा हो जाए। तो हम लोग वही चीज, एक मिनट रुकिए। हाँ, तो अभी मैं जो भारत भेषज रत्नाकर का जो मैं योग बता रहा हूँ वह सभी को काम आने वाला है। इसमें क्या करना है कि घटक द्रव्य हम लोग लोह भस्म बना रहे हैं। तो लोह का जो भस्म चूरा, पूरा पिसा हुआ चूरा 1 किलो लेना है। शुद्ध हिंगुल 20 ग्राम की मात्रा में लेना है। शुद्धि करने के लिए 5 द्रव्य लेने हैं। और आप लोगों ने पढ़ा है कि शुद्धि कोई भी भस्म का करते हैं, मतलब मेटल्स का करते हैं, धातुओं का। तो तिल तेल से, गोमूत्र से, कुलित के काढ़ा से, तक्र से और कांजी से ऐसे करने के लिए बताया गया है।
तो इसमें तिल तेल 1 लीटर लेना है, गोमूत्र 2 लीटर लेना है, कुल्थी का काढ़ा 1 लीटर लेना है, तक्र 1 लीटर लेना है और कांजी 1 लीटर लेना है। यह सर्व सामान्य धातुओं के शोधन में यह प्रक्रिया निभाई जाती है। मतलब ये प्रक्रिया से ही शुद्धि किया जाता है। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि उनको पूरा लाल होने तक, जो भी हम मेटल, क्योंकि हम डायरेक्ट मेटल्स नहीं दे सकते, वो पॉइजनस इफेक्ट कर सकता है बॉडी में। तो जब हम शोधन करते हैं तो वो बायोलॉजिकली एब्जॉर्ब करने पे वो साथ में कर दिया जाता है। और लौह भस्म को विशेष तरह से शुद्ध करने के लिए त्रिफला 1 किलो लेना है, जो कुमारी का स्वरस है जितना जरूरत है उस हिसाब से, और पानी 16 लीटर लेना है। और जितना हम लोग को गोबर के उपले चाहिए, क्योंकि हमें गजपुट भी देना है। गजपुट देंगे तो बिना ऑक्सीजन के इसको हम जलाते हैं गजपुट देके, तो उससे ये ऑक्सीड नॉन ऑक्सीडाइज फॉर्म में ये भस्म बन जाता है। तो पहले क्या करना है कि धातुओं की जो सामान्य शुद्धि है उसमें 5 द्रव्यों लेने हैं। उसके लिए लोहे का चूरा जो है वह अग्नि पे तपाना है, पूरी तरह से वो मेटल पूरी तरह से मेल्ट हो जाना चाहिए। और फिर वह जो तिल तेल 1 लीटर, गोमूत्र 2 लीटर, कुल्थी का काढ़ा 1 लीटर, तक्र 1 लीटर, कांजी 1 लीटर, इसमें हमें डुबाना है। और डुबाने से मतलब जो हम लोग गर्म कर रहे हैं मेटल को पूरी तरह से करके फिर वहां पे डुबाना है, जिसको हम लोग ये बोलते हैं कि वहां पे शोधन हो रहा है। सभी ये लौह भस्म का शोधन होता है। उसके बाद में क्या करना है कि विशेष शुद्धि के लिए त्रिफला का 16 लीटर पानी में उबाल के 4 लीटर तक बचाना है। और फिर उसको ये 7 बार वो काढ़े में वो डुबाना है। तो फिर जो लौह चूर्ण तैयार होगा जो हमें मिलेगा उसमें 20 ग्राम शुद्ध हिंगुल मिला देना है। और फिर जो कुमारी का स्वरस है उसको 6 घंटे तक खलबत्ता में घोटते रहना है, 6 घंटा। फिर उसके बाद में क्या करना है कि एक मटके में डालना है, और ये जितना 1 किलो का जो भस्म इतना शुद्धिकरण की प्रक्रिया से है, तो एक मटके में ये डाल देना है। और उसमें उसका ढक्कन लगा के मुल्तानी मिट्टी से मात कापड़ करके और फिर गजपुट देना है। तो ऐसे 7 पुट देना है। 7 पुट देने के बाद रेखा पूर्णत्व, सूक्ष्म वारितर, पुनर्भव, निर्धुम, इस तरह का लौह भस्म तैयार हो जाता है। और अगर जरूरत पड़ी है तो मुस्ता का काढ़ा, या जो बरगद का जो ये अंकुर रहता है वटांकुर, उसके काढ़ा, इनकी भावना देकर जब हम लोग लौह भस्म तैयार करते हैं तो यह और अच्छी तरह का लौह भस्म तैयार हो जाता है। ये मैंने संक्षेप में शोधन और मारण बताया। बाकी जो आप लोगों को पढ़ना है और इंटरेस्ट है अगर शोधन मारण का, तो रस रत्न समुच्चय में, या फिर आयुर्वेद का जो सेकंड ईयर का जो किताब है जो सिद्धिनंदन मिश्रा जी का है, या चंद्रभूषण झा जी का आयुर्वेद रस शास्त्र की जो बुक है, उसमें शोधन और मारण की प्रक्रिया विस्तार से बताइए। तो आप लोग को सभी लोगों ने पढ़ा भी है, सब लोग को मालूम भी है, उसमें एक बार फिर से देख लीजिए। तो हम लोग ये देखते हैं कि स्वर्ण भस्म, रौप्य भस्म, ताम्र भस्म और लोहा का भस्म, ये जो भस्म रहते हैं ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है हमारे आयुर्वेद के प्रैक्टिस में। स्वर्ण, रौप्य, ताम्र और लौह, ये 4 धातु बताए। ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट धातु बताए। और इनको जब हम लोग भस्म बनाते हैं तो यह जितना हमने यूज किया है उतना ही पुट डालने के बाद, मतलब उसको पूरी तरह से भस्म करने के बाद उतना ही मिलना चाहिए। तो इसका हम लोग ध्यान रखते हैं जब हम भस्म बनाते हैं। तो मतलब ये वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर हमने 1 किलो यूज किया है बनाने के टाइम पे, कच्चा लोहा लिया है, तो ये बनने के बाद 1 किलो रहना ही चाहिए। उसके बाद में गुणधर्म अगर देखेंगे तो ये वायु का शरण करके अगर ज्यादा मात्रा में लिया तो पित्त का वर्धन करता है, कफ नाशन का विशेष कार्य करता है। और फिर धातु में देखेंगे तो रस धातु, रक्त धातु, मज्जा धातु और शुक्र धातु पे इसका विशेष कार्य होता है लौह भस्म का। उसी तरह से पुरीश व स्त्रोतस, पुरीश व स्त्रोतस मतलब पुरीश पे और स्वेद पे इसका बहुत अच्छा काम होता है। स्त्रोतस देखेंगे तो रक्त, मज्जा और शुक्र व स्त्रोतस पे इसका बहुत अच्छा काम होता है। और यह ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है। और उसी तरह से पूरे शरीर को ताकत देता है। और कभी भी लौह भस्म का प्रयोग करना है हमें, तो हमें आधा रत्ती से 1 रत्ती, 1 रत्ती मतलब 125 mgm, इतने मात्रा में यूज करना है, या उसका आधा रत्ती, तो मतलब 50 से 60 mgm, इतना भी यूज किया तो भी चलेगा। और ये निरामावस्था में देना है। जब सामावस्था रहे तो इसका स्ट्रिक्टली यूज नहीं करना है, क्योंकि ये अग्निमान्यता भी कर सकता है। लौह भस्म पचने में बहुत हैवी रहता है, लोहा का भस्म है। और यह मतलब कॉन्स्टिपेशन भी करता है। तो इसीलिए हमको इसको निरामावस्था में ही देना है। इसका विषय, और ये क्या करता है, लौह भस्म अगर दिया जाता है तो ये अग्नि को बढ़ाता है, जाठराग्नि को बढ़ाता है। इसका विशेष प्रभाव है, ये जाठराग्नि को प्रदीप्त करता है, भूताग्नि को, जितने भी 5 भूतों की अग्नि है उसको बढ़ाता है, मतलब सूक्ष्म पचन को भी अच्छा करता है।
और स्थूल पचन को भी अच्छा करता है और सप्त धात्वग्नि को भी बढ़ाता है। उसी तरह से ये अल्प मात्रा में अगर लौह भस्म दिया जाए तो ये रक्त को बढ़ाता है और ये काम का उत्साह, मतलब हम जो भी काम करें उसमें उत्साह का वर्धन कर देता है। जैसे कि कहीं पर आग जल रही है और हमने थोड़ा पेट्रोल डाला या डीजल डाला तो कैसे आग भड़क जाती है, उसी तरह से अग्नि को भी बढ़ाता है और उत्साह, बल, वर्ण, ऊर्जा सबको ये बढ़ा देता है। उसी तरह से मधुर रसात्मक होता है, उष्ण वीर्यात्मक और मधुर विपाकी रहता है, मतलब पेट में जाके ये मीठा हो जाता है। मधुर रस, उष्ण वीर्य और मधुर विपाकी रहता है। अगर हम ये लोग देखेंगे इसका पांचभातिकत्व, तो यह पृथ्वी और आप तत्व का इसमें प्रमाण ज्यादा रहता है और इसको भी बैलेंस करता है, पृथ्वी और आप को बैलेंस करता है शरीर में, अग्नि को बढ़ा देता है और यह वायु और आकाश तत्व को उत्तम दर्जे का, उत्तम ये जो शरीर में चाहिए उसको यह बढ़ा देता है, उत्तम दर्जे का बना देता है। ग्रंथों में अगर देखें तो लौह भस्म का प्रयोग ज्यादातर रक्त धातु को बढ़ाने के लिए, मतलब आरबीसी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन देखें तो हिम और ग्लोबिन, हिम मतलब लोहा, तो यह रक्त की वृद्धि के लिए और आरबीसी को बढ़ाने के लिए इसका विशेष रूप से उपयोग होता है और इसका तत्कालिक प्रभाव पड़ता है। एलोपैथी में भी फेरिक एसिड और वो आयरन की टैबलेट्स दिया जाता है, लेकिन वह बायोलॉजिकली उतना एब्जॉर्ब नहीं होता है जितना आयुर्वेद की दवाइयां, क्योंकि हमने पूरी तरह से शोधन और मारण करके, हमने पुट देके इसका भस्मीकरण कर दिया है, तो यह ज्यादा साथ में होता है और जल्दी इफेक्ट देता है। वहां मॉडर्न की, मैं किसी साइंस का वो बोल नहीं रहा हूँ कि वो गलत है या, मैं बस अपना आयुर्वेद का बता रहा हूँ। मॉडर्न का कंपैरिजन करके अगर देखा जाए तो मॉडर्न का जो गोलियां दिया जाता है, आयरन की गोलियां देके भी उतना जल्दी रक्त नहीं बढ़ता है जितना लौह भस्म दिया तो तुरंत ही रक्त वृद्धि हो जाती है। सेवन मात्रा देखें तो 50 ग्राम से 100 mgm या एक 125 mgm तक, एक रत्ती तक इसका मैक्सिमम मात्रा रहता है। अनुपान देखें तो मधु के साथ दे सकते हैं, घी के साथ दे सकते हैं, दूध के साथ दे सकते हैं या अदरक के सोरस के साथ दे सकते हैं। और कभी कभी लौह भस्म से किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है तो त्रिफला के साथ जरूर देना चाहिए, कि इसका मतलब वह दुष्परिणाम नहीं हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रुक्षता भी लाते हैं, उष्ण वीर्यात्मक होता है। तो इसीलिए लौह भस्म को कभी भी त्रिफला के साथ या घी के साथ ऐसा प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। या दीपन पाचन करने के लिए अदरक के स्वरस के साथ देना चाहिए और यह सुबह के टाइम पे दें, शाम के टाइम पे दें। और अच्छा इफेक्ट चाहिए तो रसायन काल, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में देने से, लौह भस्म देने से फायदा हो जाता है। कुछ कुछ लोगों को लोहे से एलर्जी होती है, लौह भस्म से, तो उनको नहीं देना है। छोटे बच्चों को, वृद्धों को नहीं देना है, क्योंकि वृद्धों में अग्नि मंदता हो सकती है, तो बूढ़े लोगों को नहीं देना है। छोटे बच्चों को नहीं देना है, जिनको कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ है उनको अगर आपने दिया लौह भस्म तो और कॉन्स्टिपेशन बढ़ के उनके बॉडी को और नुकसान पहुंचा सकता है। और दूसरा क्या है कि रक्तम जीव इति स्थिति जब बोला है तो उसके लिए हम लोग शास्त्र में चंद्र प्रभावटी का प्रयोग करते हैं, स्वर्ण माक्षिक आदि वटी का प्रयोग करते हैं, आरोग्य वर्धनी वटी का प्रयोग करते हैं, सप्तामृत लौह का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में ताप्यादि लौह का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग नवायस लौह का प्रयोग करते हैं। तो इसमें लोहे का प्रमाण रहता है, विशेष रूप से तारतम्य भाव से कम ज्यादा के हिसाब से लोहा भस्म डाला जाता है। और 3 महीने डालने के बाद, 3 महीना ये लौह भस्म देने के बाद विश्रांति लेना जरूरी है। कंटिन्यू लोहे का कोई भी कल्प है, लौह कल्प, यह कंटिन्यू नहीं देना है, या लौह भस्म भी नहीं देना है, ऐसा शास्त्रकार बोलते हैं, क्योंकि अनुभव से ऐसा है कि कंटिन्यू दिया जाए तो बॉडी को रुक्षता उत्पन्न कर देता है। इसलिए 3 मंथ, मैक्सिमम 90 डेज दे के फिर ब्रेक करना चाहिए। और अगर आरोग्य वर्धनी वटी दे रहे हैं तो वो रस कल्प है, उसको 42 डेज देके, एक मंडल तक देके फिर ब्रेक करना चाहिए, फिर देना चाहिए। और लेकिन लौह कल्प देना है तो 3 महीना देके फिर ब्रेक लेना चाहिए। और इसका वीर्य कालावधि, पोटेंसी अगर देखेंगे, एक्सपायरी डेट, तो ये जितना पुराना लौह भस्म होगा उतना ये गुणकारी होता है। अगर 100 साल पुराना लौह भस्म रहा तो कम मात्रा में, मैं जहाँ पे जाके सीखता था आयुर्वेद, हमारे जमदग्नि सर के अलावा, वहां पे जो वृद्ध वैद्य लोगों के पास सीखा है, तो वो लोग ना क्या करते हैं कि अपने गुरु जी के गुरु जी के गुरु जी के गुरु जी के, इतना जो वंश परंपरागत जो आ रहा है लौह भस्म, वह केवल मतलब एक छोटी सी डिब्बी में लौह भस्म है और सुई का नोक ऐसे केवल ऐसे डिप करते हैं, और महीने भर की जो पुड़ी रहती थी, महीने भर का जब दवाई, उतना सुई के नोक इतना ही डाल देते थे और उससे इतना कम मात्रा से ही एचबी लेवल बढ़ जाता था। तो मैंने उसका राज पूछा, तो वो बोले कि जितना पुराना रहता है उतना इसका पोटेंसी बढ़ जाता है और कम मात्रा में भी ये ज्यादा काम करता है। और यह मैंने अनुभव में देखा है कि उनके पेशेंट का एचबी लेवल बढ़ जाता है। दूसरा, अब हम लौह भस्म के बारे में चर्चा करेंगे कि इसका क्या यूज है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि लौह भस्म हम लोग पढ़े तो कि केवल एचपी बढ़ाता है, लेकिन इसका
और भी तरह से बहुत ज्यादा उपयोग होता है। बाकी मनीषा मैम वगैरह सब बताएंगी कि इन्होंने किस तरह से लौह कल्प या लौह भस्म का प्रयोग किया है, तो क्या फायदा हुआ है। मैं थोड़ा शॉर्ट में सब बता देता हूँ, बाकी आप लोग डिस्कस करिएगा। तो यह शरीर पुष्टि के लिए इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। लौह भस्म को 2 रत्ती ले लेना है, और बड़ी पिपली जो रहती है उसका चूर्ण 4 रत्ती लेना है। मधु के साथ अगर चाटन कराया जाए तो ये शरीर को पुष्ट कर देता है। जो लोग बहुत दुर्बल हो गए, कमजोर हो गए, रक्त की कमी हो गई है, पांडु रोग हो गया, उनके लिए लौह भस्म देने से शरीर की पुष्टि कर देता है। किसी को कफ रोग बहुत ज्यादा है, जैसे कि अभी कोरोना वगैरह हो गया था, तो कफ दोष बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो इसको लौह भस्म 2 रत्ती, प्रवाल भस्म 1 रत्ती, पिपली का चूर्ण या त्रिकटु चूर्ण को 1 रत्ती मधु के साथ देने से कफ रोग का ये नाश कर देता है। अनुपान और ये संयोग अलग अलग होने से इसका अलग अलग इफेक्ट आता है। रक्त पित्त व्याधि में लौह भस्म 1 रत्ती, प्रवाल पिष्टी 2 रत्ती, मिश्री 1 माशा और दुर्वा स्वरस के साथ देने से रक्त पित्त में बहुत बढ़िया काम करता है। बल की वृद्धि के लिए लौह भस्म 2 रत्ती, बंग भस्म 1 रत्ती, अश्वगंधा का चूर्ण 4 रत्ती, मक्खन और मलाई के साथ देने से और गर्म दूध के साथ देने से बल की वृद्धि हो जाती है। पांडु रोग अगर है, एनीमिया की कंडीशन है, तो लौह भस्म 1 रत्ती, अभ्रक भस्म 1 रत्ती, पुनर्नवा के स्वरस के साथ देने से पांडु रोग जो है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है। किसी को डायबिटीज है तो लौह भस्म 1 रत्ती, नाग भस्म 1 रत्ती, हल्दी का चूर्ण 4 रत्ती अगर देते हैं तो प्रमेह में या मधुमेह में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से मंदाग्नि में लौह भस्म 2 रत्ती, फिर पिपली चूर्ण 2 रत्ती, इसको साथ में देने से मंदाग्नि में बहुत अच्छा फायदा होता है। अलग अलग व्याधियों में अलग अलग, और इसका प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो यह उन्माद व्याधि में, रक्त के जितने भी बीमारियां हैं उसमें काम करता है, धातु दौर्बल्यता में काम करता है, संग्रहणी में काम करता है, प्रदर रोग जिनको हैवी मेंसेस का प्रॉब्लम होने से एचबी लेवल कम हो गया है या प्रदर हो रहा है, एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रोसिस, मेटोरेजिया, मेनोरेजिया, उसमें प्रदर रोग जो है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। मेदो वृद्धि में इसका बहुत अच्छा काम होता है लेखन के लिए। कृमि में, उदर रोग में, आम विकार में, क्षय रोग में, ज्वर में, हृदय रोग में, बवासीर जिनको ब्लीडिंग पाइल्स है, रक्तजर्श है, उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। उसी तरह मतलब एचबी लेवल बढ़ा देता है। फिर रक्त पित्त में, अम्ल पित्त में, शोथ में बहुत अच्छा काम करता है। मैं आगे और बताऊंगा, लेकिन मैं पहले आप लोगों का भी सुनना चाहता हूँ। तो डॉक्टर मनीषा मैम, मनीषा सिंह मैम, आपने लौह भस्म का प्रयोग किया है? अगर किया है तो बताइए। मैं और बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं पहले सुनना भी चाहता हूँ आप लोगों का अनुभव। प्रणाम सर। प्रणाम मैम, आपने यूज किया है लौह भस्म का हाँ या सर, लौह? अधिकतर किया है जी सर। पांडु रोग में तो विशेषकर करते ही हैं, और पित्तजन कुष्ठ में भी करते हैं। जहाँ पे हम रक्त कणिकाओं को बढ़ाना है, धातु पुष्टि करनी है, तो वहाँ तो इसको देना ही पड़ता है। और अश्मरी उन्माद इसमें भी देती हूँ मैं, और इनफर्टिलिटी केस में भी देती हूँ। और जहाँ भी रक्तगत क्षय है उसमें भी देती हूँ। जैसे हेमरेज है, बवासीर है, ज्यादा हेमरेज हो गया और कम हो गई उसकी एचपी, तो उसमें भी देती हूँ। रक्त पित्त में भी देती हूँ, सितोप्लादी और प्रवाल पिष्टी वगैरह को मिला करके। शोथ में देती हूँ मैं। शोथ में मैक्सिमम इसको प्रयोग करते हैं। और नेत्र रोग में भी त्रिफला मुलेठी वगैरह के साथ में, घृत के साथ में इसको प्रयोग कराती हूँ मैं। तो इसका बहुत अच्छा प्रयोग है और बहुत सपोर्टेड है। मैक्सिमम ये जो जॉन्डिस में और इसमें हमको रक्त कणिकाओं को बढ़ाना रहता है, तो बहुत अच्छा काम करता है सर। जी सर, थैंक यू। और मंदाकिनी मैम, आपने यूज किया है लौह भस्म का? सर मैंने लोह भस्म तो नहीं यूज किया, हाँ, पर मैं इसका लोहा सब वगैरह जरूर यूज करती हूँ। क्या रिजल्ट क्या है बताइए सबको सर बताइए। लोहा सब का तो मेरा अच्छा रिजल्ट है। स्पेशली में जो मेरी गर्ल्स आती है ना, ये मीनारके वाली, तो इन पे मैंने काफी अच्छा यूज किया है। क्योंकि सर लोहा सब मुझे कहीं ना कहीं, और फैटी लिवर में भी यूज किया है सर मैंने। और इनमें मुझे इसलिए अच्छा लगता है सर हमारी गर्ल्स में, क्योंकि एक तो उनका उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है और लड़कियां चूजी होती हैं, तो सर वो उसमें जैगरी मिले होने की वजह से और मधु मिले होने की वजह से उसको इजीली ले लेती हैं। प्लस जो हमारी लड़कियां होती है वो बाहर का खा रही होती हैं, तो सर इसमें ना विडंगा का एक विडंग भी पड़ा होता है। तो विडंग की वजह से कहीं मुझे लगता है कि जैसे कुछ भी उल्टा सीधा खा रही हैं, तो उनका जो कृमि हार दोष की वजह से। और एक चीज और सर इसमें कि त्रिकटु और त्रिकटु है, और ये त्रिफला है।
तो जैसे कि सर हम जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हम जब आरबीसी काउंट देखते हैं तो आरबीसी काउंट कम होता है, तो कहीं ना कहीं सर हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो अगर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आर्म फॉर्मेशन है। तो आर्म फॉर्मेशन के लिए सर त्रिकटु, मेरे हिसाब से त्रिकटु है, उसमें चित्रक है, शुंठी वगैरह है उसमें, तो वो कहीं ना कहीं आर्म दोष को दूर करके उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी सर वो इंक्रीज करती है। तो इस वजह से ये मेरे लिए तो जो मीनारके वाली लड़कियां होती हैं उन्हें बहुत अच्छा काम करता है। समटाइम्स ऐसे तो फैटी लीवर में मैं पुनर्नवा मंडूर देती हूँ, लेकिन जब मेरे पास फैटी लीवर में पुनर्नवा मंडूर नहीं होता है तो मैं लोहा आसदी करती हूँ, देती हूँ, क्योंकि उसमें त्रिफला होता है और त्रिकटु मतलब भेदन द्रव्य और विरेचनीय द्रव्य देखा जाए तो मृदु, तो इस वजह से मैं देती हूँ। इवन कभी कभी कफ के जो पेशेंट होते हैं, नहीं कुछ भी है, तो ये तो लोहा सब एक तरह से मेरा लोहा सब बेस्ट है सर। थैंक यू सर। थैंक यू। आपने और किसी लोगों ने यूज किया है तो बताइए कृपया अपना अनुभव, नहीं तो मैं केवल पढ़ाऊंगा और बाकी लोग चुप होके सुनेंगे, ये कोई मजा नहीं आएगा। अगर सुनना है तो मैं सुना सकता हूँ, नॉन स्टॉप बोल सकता हूँ, 5 घंटा बोल सकता हूँ लौह भस्म पे, लेकिन मुझे आप लोगों का सुनना है। डॉक्टर विकास कुमार जी, आपने यूज किया? हाँ मैम, नवजोत कौर मैम। हेलो, हाँ जी, प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। सर मैंने भी ना 4 साल पहले ये खुद पे ही किया अनुभव इसका। मेरा भी एचबी लेवल तब काफी कम था, जैसे 9 ग्राम्स। मेरे को ऐसे लगता था, टायर्डनेस है होती रहती है, टेस्ट करवाए तो मैंने सर इसके साथ लोआसव, अश्वगंधा रिष्ट और एक और अब मुझे याद नहीं आ रहा सर अशोका रिष्ट या कुछ समथिंग ऐसे लिया था, तीनों का कॉम्बिनेशन। तो सर मेरा 1-1.5 महीने में ही ना 2 ग्राम्स एचबी लेवल बढ़ गया था। मतलब खुद को फील भी होता था कि अब स्ट्रेंथ अच्छी है। उस समय ये दीपन पाचन वाला कंसेप्ट तो मुझे नहीं पता था, 4-5 साल पहले की बात है। बट उसके बाद मैं अपनी बेटियों को जैसे ऑफ एंड ऑन कभी कभी देती रहती हूँ, तो अच्छा रहता है सर। यस सर, ये लोहा सब ना सर ये बहुत अच्छा बताना। होता है हार्मोनल बैलेंस के लिए सर, स्पेशली मीनारके वाली गर्ल्स में सर बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। जी और मैम, डॉक्टर इसमें सर इसमें मैम, लौह भस्म सहस्त्रपुटी का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है देखने को, बहुत फास्ट मिलता है। लौह भस्म सहस्त्रपुटी यदि अच्छे से बनी हुई अच्छी कंपनी का मिले तो इसमें बहुत बहुत ज्यादा वर्क करता है हमारी पेशियों मांसपेशियों के लिए। और ये जो वातवाहिनियों के लिए देते हैं हम, महायोगराज कुकुल और महाविषगर्भ ये सब मिला करके जो देते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है ये। जी, जी बहुत सर। अच्छा बताया मैम आपने। किसी को कुछ और बताना है तो बता सकते हैं, नहीं तो मैं बताना शुरू कर दूंगा। डॉक्टर विकास कुमार जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? प्रणाम लौह सर। भस्म का यूज किया है सर आपने? सर प्रणाम सर। आप प्रणाम सर, बताइए। आवाज आ रही है? हाँ सर, मैं जो शुरू करता ही आ रहा हूँ शुरू से ही इसको। मैंने सर जैसे रक्तक्षय जन्य शोथ है, शारीरिक शोथ है, सिरासूल है, रक्तक्षय की वजह से एमिनोरिया है, सब केस में तो अक्सर यूज करता ही रहता हूँ। कुछ में होता है कि जैसे कुछ लोगों को एलर्जी होती है, गैस बनने लगता है, नहीं सूट करता है, तो ऐसी स्थिति में मंडूर वगैरह इस्तेमाल करता हूँ। मंडूर थोड़ा हल्का रहता है और हाँ उसका सर। इफेक्ट जल्दी आता है, लौह भस्म थोड़ा हार्ड रहता है नहीं पचने में। तो जैसे ये थोड़ा सा ट्रबल कुछ लोगों को होता है, गैस बनने लगता है, तो उससे ऐसा नहीं होता है। घी के साथ देना चाहिए अगर देना ही है तो। जी सर, आगे से दूंगा। प्रणाम सर। हाँ सर, बताइए सर। प्रणाम सभी को सर। सर मेरा जैसे कि अनुभव है इसमें, जब मैं आम में जैसे सभी यूज करते हैं कि जिसमें पंडु रोग होता है उसमें खूब अनुभव होता है, या बच्चों में कष्ट आता होता है, जो गर्ल्स होती हैं उनमें, इन सब के हाथों से होता ही होता है कि इसमें रिजल्ट आता है लोह शव का या लोह भस्म का। पर सर एक मेरा पर्सनल सा मैं यूज करता हूँ काफी, और रिजल्ट आता है। जैसे ना कोई हमारे पास पेशेंट आते हैं कि एक फोड़ा हो रहा है या दुष्ट वर्ण हो रहा है, वो ठीक नहीं होता, तो डॉक्टर साहब मैं उसको जैसे ना त्रिफला को वाद से वाश करके और त्रिफला में ही लोह भस्म मिला के वो खाने को देता हूँ, किसी भी पेशेंट को देता हूँ। तो डॉक्टर साहब आज तक ना कोई पेशेंट ऐसा हुआ नहीं कि ना ठीक होता उससे, तो अच्छा रिजल्ट आ रहा है डॉक्टर साहब। उसमें वर्ण एकदम हील हो जाता है उसका जल्दी, दुष्ट वर्ण जो टाइप होता है ना वो वाला। तो मुझे नहीं मालूम कि इसमें क्या संप्राप्ति बनती है, क्या ब्रेकडाउन होता है, आई डोंट नो। बट जो जिस तरह जो दुष्ट वर्ण का जो पेशेंट आता है ना कुछ तरह से, तो त्रिफला को से उसको वाश करके और त्रिफला में ही लोह भस्म मिला के या नवैस लो या विडंग आदि लो मिला के जब देता हूँ ना, तो पेशेंट मतलब वर्ण जो है उसका हील हो जाता है जल्दी, उसमें हीलिंग कैपेसिटी बहुत जल्दी ज्यादा हो जाती है। बराबर। सर आप तो ये क्या मेरा डोज अनुभव है।
सर दिन में कितनी बार देते हैं सर, ये कितनी बार करवाते हैं? डॉक्टर साहब देखो, अगर मैं तो अकॉर्डिंग से सिंपल सा मैंने यूज करता हूँ, मगर बच्चा है छोटे, मतलब उसकी एज कम है तो 2 टाइम कर लेता हूँ, अगर मतलब हेल्दी पर्सन है तो 3 टाइम कर लेता हूँ उसको। सर इंटरनली भी तो कुछ देते होंगे खाने के लिए? हाँ, जैसे हमारे पास डिस्पेंसरी में जो आता है किशोर गूगल या त्रिफला, किशोर गूगल मैक्सिमम या के त्रिफला गूगल, बस वो साथ में, और कुछ नहीं। अच्छा सर, हाँ ठीक जी, है हाँ जी। धन्यवाद। सर ये लौ भस्म आप लोकली यूज करते हैं कि इंटरनली भी यूज करते हैं सर? नहीं, इंटरनल यूज करता हूँ, त्रिफला में मिलाकर, त्रिफला चूर्ण में मिला के। सर लगभग जैसे एडल्ट के लिए क्या डोज देते होंगे लगभग दिन भर में? एक रत्ती के हिसाब से मैं चलता हूँ लेकर के डॉक्टर साहब। ओके ओके जी डॉक्टर साहब। सर इसको अपन रसायन की तरह भी प्रयोग करते हैं ना, धातु पुष्टि के लिए, धातुओं के लिए, रस और रक्त के लिए, ये जी मेरा मानना है इसमें। हाँ मैम, आपने जो बताया मैम, जो सहस्त्रपुटी, मतलब ये लौ के साथ अभ्रक यूज करते हैं कि ये किस तरीके से आप यूज करते हैं जो सहस्त्रपुटी का क्या है, बहुत सौम्यता आ जाती है और उसका रिजल्ट बहुत जल्दी और अच्छा मिलता है। तो जैसे मेंस्ट्रुअल स्कैंटी मेंस है, या महिलाओं को ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है जो मेंस्ट्रुएशनल, या कहीं कुछ 6 महीने से नहीं हो रहा, मेंस ही नहीं हो रहा, तो इसमें मिला करके देते हैं। सफेदी लौह की जगह यदि सहस्त्रपुटी लौह भस्म देते हैं रजा प्रवर्तनी के साथ। पहले तो ये दीपन पाचन का इतना कंसेप्ट नहीं था, घृत पान का, तो पहले भी ऐसे रिजल्ट अच्छे आते थे, लेकिन अभी तो बहुत अच्छे से उसको व्यवस्थित दिया जा रहा है, तो इसमें रिजल्ट बहुत अच्छे हैं सर। और लोग आसव देते हैं, आसव वगैरह कभी कभी क्या लोगों को थोड़ा सा रुक्षता लगती है या नहीं पसंद करते हैं कई लोग, इसको शहद के साथ चाटन बना करके दे देते हैं, तो इसमें अच्छा रिजल्ट है उसका। जी सर। थैंक यू मैम। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आपने यूज किया है लौ भस्म का अपने प्रैक्टिस में? कुछ ऐसा चमत्कारिक रिजल्ट लौ भस्म से आया है, आपने देखा है? जी सर मैं करता हूँ सर। इसका एक योग है लौ भस्म का, अतुल शक्तिदाता योग। ये मैं यूज करता हूँ, जो इलेक्ट्रिकल डिसफंक्शन के पेशेंट होते हैं ना, जो शीघ्र पतन वाले, तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और मैं एक च्यवनप्राश भी बनाता हूँ, नेत्र ज्योति च्यवनप्राश, उसमें भी मैं लौ भस्म 100 पुटी डालता हूँ, तो उसके भी बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। लौ भस्म रहती है उसमें, तो सर बहुत बढ़िया है वो तो सर, सभी चीजों में लौ भस्म का यूज होता है। लोहा सौ में भी यूज करता हूँ, तो बढ़िया बढ़िया परिणाम आते हैं सर। बहुत बढ़िया बताया सर 100 पुटी यानी उसको, मतलब जब घड़े के अंदर डाल दिया तो वो गोबर से, मतलब 100 पुटी मतलब क्या होता है? 100 पुट्टी मतलब वही हुआ ना कि आप उसको उसमें पुट लगाने पड़ते हैं बार बार, गोबर कपड़ा मिट्टी करके उसको पूरा आग में जला देते हैं, और ऐसे एक पुट होता है, ऐसा करते करते 100 बार उसको करना पड़ता है, तो वो 100 पुट्टी अबरक भस्म हो जाती है। तो वो क्या रहती है, नॉर्मल जो लो भस्म होती है ना, उससे कहीं ज्यादा पावरफुल रहती है। जैसे जैसे अबरक भस्म 1000 पुट्टी होती है, तो जब 1000 पुट लगेंगे, या सर का जैसे छीर वाला तेल 101 का वर्थ है, तो नॉर्मल तेल से कितना जल्दी काम करता है, तो ऐसे ही अगर आप पुट लगाते हो तो उसमें उनकी पावर और बढ़ जाती है। जी सर, थैंक यू सर। सर 1000 फुट लगाने पे ये वैसे भी हम गोल्ड के अल्टरनेट भी इसको यूज कर सकते हैं। ये विषाग्न होता है, कीटाणुनाशक होता है, और पुष्टि बल और पुष्टि देने वाला भी है। इनफर्टिलिटी में भी अच्छा प्रयोग होता है इसका, और ये आपको हाइड्रोसिल वगैरह में भी अच्छा इसका रिजल्ट है। मैं इसको यूज करती हूँ, बस आपकी अच्छी कंपनी होनी चाहिए, नाम पे ना हो, कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, रिजल्ट बहुत अच्छा है। बहुत पुअर लोग हैं तो उनको गोल्ड का नहीं दे पाते हैं, तो फिर इसके साथ बना करके योग दे सकते हैं। जी सर। थैंक यू वेरी मच मैम। ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहता है अपना अनुभव? अगर कोई अनुभव बताना चाहते हैं तो बताइए। शैलेंद्र सर, आप कुछ बताना चाहते हैं लौ भस्म के बारे में? सुनीता मैम, आप कुछ बोलो। प्रणाम सर, मुझे पूछना था। हाँ मैं बता दूं? हाँ, पहले शैलेंद्र सर आप बताइए, फिर मैम पूछेंगी। जी जी शैलेंद्र जी। सर बताइए। मैं वीर पुष्टि के लिए त्रिभंग और लौ भस्म, कभी कांत लौ भस्म भी यूज करता हूँ, और अभ्रक और प्रवाल, ये इसका प्रयोग लगाता हूँ।
वीर पुष्टि में। जी ठीक है। हाँ, अब सुनीता मैम आप पूछिए, आप क्या पूछ रही थी? हाँ जी सर, जैसे आपने इसके गुणधर्मों में बताया कि ये अग्नि का प्रदीपन बोला कि करता है, हाँ तो उसमें एक कॉन्ट्राडिक्टरी एक चीज मेरे को समझ नहीं आ रही, और दूसरी तरफ आपने बोला कि जैसे वृद्धावस्था में या कुछ नहीं इसको देना सामावस्था चाहिए, और निरामावस्था के हिसाब से सोचिए। ये जब अग्नि। सामावस्था, जी सर। नहीं ये सामावस्था में काम नहीं करेगा, निरामावस्था में अग्नि को बढ़ाएगा। सामावस्था है, आम है, तो फिर हमें उसके साथ में पंचकोल दे के पहले अग्नि को पहले प्रदीप्त करना है, तब इसको देंगे, तब ये अग्नि को बढ़ाएगा। जैसे घी है, घी को जी। हम कभी भी सामावस्था में घी नहीं देते हैं, जब अग्नि ठीक हो जाता है तब घी देंगे तो अग्नि को और बढ़ा देगा, इस तरह से। ठीक ठीक है सर, ठीक है। और एक हाँ और था सर, जैसे हम मॉडर्न साइंस में बोलते हैं कि कैल्शियम और आयरन को इकट्ठा नहीं देना चाहिए, वो एब्जॉर्प्शन एक दूसरे की वो उसको हिंडर करते हैं, चिलेशन वगैरह समथिंग हो जाती है। तो क्या ये हमारी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, जो जैसे लो के कोई भी योग हो गए और कोई जिसमें कैल्शियम है, जैसे प्रवाल वगैरह सारे हाँ पंचामृत और एनीथिंग हाँ जितने भी हैं, शीत ये वाले, तो हाँ। क्या हमारी उनमें भी ऐसा रूल रहता है कि नहीं, इनको नहीं ऐसा रूल देना नहीं रहता है। चाहिए इकट्ठे? हमारा शोधन मारण अलग तरह का होता है, हम लोग पुट दे के बनाते हैं जी। लौह भस्म, वो लोग पुट वगैरह जी दे सर। के नहीं बनाते वो। हाँ, तो इसीलिए हमारा जो है वो सूक्ष्म एसिमुलेट करने के एक एक सेल तक वो जाने तक इतना इसका कार्य रहता है, सूक्ष्म बनाते हैं ना हम लोग। तो जी सर। हमारे लिए ऐसा नहीं है। प्रवाल पंचामृत भी बनाते हैं, प्रवाल भस्म, तो उसमें पुट दिया जाता है, जी सर। ऐसे ही ला के और पीस के दे दिया, ऐसा नहीं होता है। उसमें नॉन ऑक्सीडाइज फॉर्म में हम जलाते हैं उसको, उसको राख बना देते हैं, भस्म बना म- देते हैं। मतलब हमारा जो ये जो भी आयरन के और कैल्शियम के जितने योग मतलब हमारे आयुर्वेद वाले दे सकते हैं इकट्ठा? 100% दिया जाता है। ठीक है सर। दे सकते क्या, दिया जाता है, कुछ ऐसे ठीक। पॉजिटिव रिजल्ट ही आता है। जी सर, ठीक है सर। जी सर थैंक ये यू। 1000 पुटी का सर एफिकेसी भी ज्यादा होती है और डोज भी ज्यादा लेते 100%। हैं। हाँ, रिजल्ट भी अच्छा आता है, महंगा भी होता है। अच्छा सर, ये आपके पास मिलेगा क्या सर? 100% मिल जाएगा। और हम लोग क्या बोलते हैं कि रस से रक्त बनना है, तो रंजक पित्त का कार्य होता है कि कलर अच्छा लाना, तो ये रंजक पित्त का, रंजक अग्नि जो रहता है उसको प्रदीप्त करता है। तो किसी किसी का एचबी मतलब खून जो देखेंगे ना वो ज्यादा रेडनेस वाला नहीं होता, अगर बहुत हल्का हो गया है, तो ये जब देते हैं तो रंजक अग्नि को अच्छा करके ये आरबीसी का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से कर देता है। वो एमसीवी वैल्यू रहते हैं, एमसीएचसी जो वैल्यू रहते हैं उसको ये अच्छा कर देता है, जो भी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स में आप लोगों ने देखा होगा। उसी तरह से कृमिजन्य पांडु रोग में अगर हम लोग देखेंगे तो यह मतलब कृमिजन्य पांडु रोग में कृमि जो रहते हैं वो एक तरह से विष उत्पन्न कर देते हैं इंटेस्टाइन में, और उसके वजह से खून की कमी हो जाती है। तो अगर हमने इसको वायुविडंग या कृमि कुठार रस, कृमि मुदगर रस या ऐसे पलाश का बीज, ऐसे कृमिज्ञ द्रव्यों के साथ दिया, तो कृमि की वजह से जो टॉक्सिन्स हुए हैं उसको ये पूरी तरह से नलीफाई करता है। जैसे कि मनीषा मैम ने कहा कि स्वर्ण का कैसे होता है, विषग्न रहता है, वैसे ही यह भी विषग्न कार्य करता है। इसको थोड़ा विषग्न द्रव्यों का सपोर्ट चाहिए, तभी और अच्छा काम करता है। उसी तरह से वात वाहिनियां या नर्व या स्नायु कंडरा में संकोच होने की वजह से वात विकार हो जाते हैं, तो वहां पर अगर हम लोग ये लौह भस्म देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। उसी तरह से या पित्त विकार जो रहते हैं, जैसे कंजक्टिवाइटिस हो गया, या फिर मुंह में बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, या फिर बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, जब पूरी तरह से मतलब जहाँ पे पित्त का प्रकोप हो गया है, ऐसा कंडीशन है, तो उसमें लौह भस्म देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। जो पल्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, पल्पिटेशन हो रहा है, उसमें भी यह लौह भस्म देने से पल्पिटेशन वगैरह ठीक हो जाता है। इसी तरह से अगर पित्ताशय को रक्त का ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है और उसकी वजह से पेट मतलब बहुत ज्यादा फूल रहा है, डकार आ रही है, उल्टी आ रही है, या फिर गंदा स्मेल वाला डकार आ रहा है, अपचन वाला डकार आ रहा है, तो ऐसे में भी लौह भस्म देने से और तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अतिसार में अगर ग्रह या अतिसार या ग्रहणी में पक्वाशय और ग्रहणी जो रहते हैं वो वीक हो जाता है बार बार लूज मोशन करके, तो उसके उसमें जो उसके लेयर्स है, मस्कुलरिस लेयर्स है, उसको ताकत देना है। तो ये लौह भस्म का प्रयोग जब हम लोग अतिसार के बाद हम जब प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। वहां पे अग्नि मंद है कि नहीं वो देखना है। अग्नि को बढ़ाने के बाद और अतिसारग्न स्तंभन या ग्राही द्रव्य के बाद इसका प्रयोग करने से यह इंटेस्टाइन के
जितने भी लेयर्स है उनको ये ताकत देता है, मतलब इंटेस्टाइन को ये ताकत देता है। उसी तरह से रक्तार्श जो रहता है उसमें डायरेक्ट में शुरुआत में लौह भस्म नहीं देना चाहिए। डायरेक्ट अगर देंगे तो ये उष्ण वीर्यात्मक है, तो ये नुकसान करेगा। बाद में हमें देना चाहिए, मतलब पहले रक्तार्श को ठीक करें और उसके बाद में एचबी लेवल को बढ़ाने के लिए या वहां पे धातुओं को बल देने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह से यह कषाय रसात्मक होता है, तो कफ का नाश करता है। कफ की सारी बीमारियों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। उसी तरह से आप लोग कुछ बोलिए, आप लोग को कुछ और बोलना है तो। कुष्ठ विकार में भी, स्किन डिसऑर्डर्स में भी, जहां पर हमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करना है वहां पर भी इस परमिंदर मैम है क्या, वो यूज करती होंगी। तो इसमें कुष्ठ में भी दुर्गंधी रहता है, क्लेद रहता है, दाह रहता है, या फिर त्वचा से ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे कुछ स्त्राव निकल रहा है, तो वहां पर धातुओं को बल देना है, स्त्राव को निकालना है। तो कषाय रसात्मक लौह भस्म का प्रयोग करने से फायदा होता है। फिर खान दे बहाने बैठा रहेगा। बिल्कुल। करिए बाकी लोग। सुनीता मैम म्यूट करिए। हाँ, डॉक्टर शशि मैम आपको कुछ बोलना है तो बोल सकती हैं। यह देखे तो रसादी धातुओं की, सबकी धातुओं की पुष्टि कर देता है, इसलिए लौह भस्म का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और हमारे में चरक संहिता में आप देखेंगे तो रसायन का जो चैप्टर है उसमें लौह रसायन बोला है। लोहे की तरह ताकतवर अगर बनाना है शरीर को तो हम लोग ये मेटल्स का प्रयोग करते हुए प्राचीन काल से आ रहे हैं, तो ऐसा है। जी सर, गुड इवनिंग सर। मैंने एक्चुअली में लोह भस्म अकेले नहीं यूज किया है, लेकिन आज आपने पढ़ाया तो मैं सोच रही थी, क्योंकि लोहासो वगैरह है या और जो लोह की प्रिपरेशंस है वो तो यूज करी थी, बट अकेले नहीं यूज किया था। बट अब यूज करूंगी और बहुत अच्छा लगा, मतलब कि इसकी क्रिमिनल प्रॉपर्टीज वगैरह, क्योंकि पहले तो यही सोचती थी कि हाँ रक्त धातु को बढ़ाएगा, तो जहां पर भी रक्त की प्रॉब्लम रहती थी, जैसे पुनर्नवा मंडूर, सप्तामृत लौह, धात्री लौह, इस तरह के तो प्रिपरेशंस मैंने काफी यूज करी हैं, बट अकेले नहीं यूज किया है। मतलब भस्मों में भी कॉम्बो में जो रहते हैं उनको यूज किया था, तो अब मैं यूज करूंगी सर, फिर मैं आपको बताऊंगी सर। जी जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। आप लोगों ने लौह भस्म रसायन ऐसे कुछ यूज किया है तो बताइए। जो इंसान बहुत कमजोर है, मैंने यूज किया है तो मेरे पेशेंट बहुत मजबूत हो गए, जो पहलवानी वगैरह करने लगे बाद में, बहुत अच्छा फायदा होता है। रसायन के रूप में, रसायन काल में घी के साथ दिया मैंने उनको, एक एक चुटकी की मात्रा में रोज सुबह दिया, 3 महीने कराया और पेशेंट का बल और वीर्य शुक्र सब एकदम अच्छा हो गया, स्ट्रांग हो गया। सर रसायन काल सुबह के वक्त रहता है कितने से हाँ, कितने? ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले। अच्छा सर, ये जो पेशेंट था ना सर, पल्लवी कैंसर के पेशेंट जो थे सर, इनके लिए सर पुनर्नवा मंडूर और ताप्यादि लोह सर, ये सब आप ये दे ही देना सर, जो भी आपको ठीक लगे। पुटी अब दवाई नहीं दिया ना, उन्होंने केवल इर्म उंगली घृत लिया और नस्से का तेल लिया, शीरबला। अच्छा उन्होंने ठीक है कुछ सर, किया नहीं। मैं बोल दूंगा सर, ये प्रबल भस्म ये सब मैं बोल दूंगा, विडांग और आपकी विरेचन बटी जी जी 5 में हो जाएगा सर। ठीक जी ठीक है। और किसी को कुछ बताना है, पूछना है तो पूछिए। मैंने सर उनके नाक में तेल डाला ना, सर तो वो घबरा गए कि ये तेल इतना कैसे डाल रहे हैं। मैंने कहा कुछ गले में आया क्या आपको, तो बोले नहीं आया। मैंने कहा फिर आप देखिए इसका इफेक्ट क्या होता है। हाँ मैम सर बोलिए। सर इसका सिकल सेल में भी मैं तो प्रयोग की हूँ, बाकी और आप इसमें प्रकाश डालेंगे सर। सिकल सेल एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक जी एनीमिया, जी। परनिशियस एनीमिया, हर में इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। मैम सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन में कितना अंतर आ जाता था? अभी तक तो सभी ठीक हैं जिसको मैंने दिया है, और बैलेंस है। उनको ब्लड 15 दिन में, 1 महीने में चढ़ानी पड़ता था, तो अभी तो नहीं है, 8-8 10-10 साल से ठीक है। शादी भी कर दी है उन्होंने बेटियों की, जी और मैंने दो थैलीसीमिया के पेशेंट में भी यूज किया है। जी सर इनमें महिलाओं में जो पॉलीसिस्टिक होती हैं, एंडोमेट्रियम होता है, हाइपरप्लेजिया है, तो इसमें इसको कैसे दिया जा सकता है, गाइड करेंगे? इसमें पहले तो कम मात्रा में देना चाहिए, 10 mgm की मात्रा में दे, बहुत कम मात्रा में, एक रत्ती का 10th भाग, उतना कम मात्रा में दिए। फिर धीरे धीरे बढ़ाना है, उसको साथ में है कि नहीं है वो देख के। हाँ, अभी तो दीपन पाचन में अच्छा आ रहा है, 1/8 का देती हूँ सर अभी रेशियो में। हाँ हाँ। और और अमावस्या में ना। सर हाँ हाँ मैम सर बताइए बताइए। जो सर बोलिए सर, नहीं आगे बताइए।
हाँ जी सर, जो आपने बोला थैलेसीमिया में, तो क्या उसमें मतलब और भी कुछ मेडिसिन चल रही थी कोई एलोपैथिक साइड से या कुछ, तो उसमें थोड़ा बताएंगे डिटेल में अगर है आपके। देखिए, वो लोग आयरन की टैबलेट्स देते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, वो डिपॉजिट हो जाता है आयरन। तो वो लोग क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, फिर आयरन के टैबलेट्स देते हैं। तो वो लोग ये ढूंढ रहे थे कि आयुर्वेद में ऐसा क्या है। तो मैंने उनको बताया कि हम लौह भस्म बनाते हैं, इसको पूरी तरह से शोधन करते हैं, फिर मारण करते हैं, भस्म बनाते हैं। इसका प्रयोग करने से एचबी लेवल स्टेबल रहता है। तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बार बार ब्लड चढ़ाने का जो प्रोसेस था वो कम होते होते, और फिर बाद में मैंने उनको रोहित का रिष्ट ऐसे और ऐड किया, जैसे स्प्लिनोमेगेली भी था तो रोहित का रिष्ट दिया, सर्पिंखा चूर्ण दिया, ये सब भी दिया। लेकिन एचबी बढ़ाने के लिए जब मैंने इसका प्रयोग किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। बाद में कुछ साल के बाद वो बोले कि भस्म फॉर्म में नहीं चाहिए, तो मैंने ताप्य दिलो, नवायस लो, पुनर्नवा मंडूर ये सब देना शुरू कर दिया। तो उनका जो ब्लड बढ़ाने का जो था किट किट महीने महीने का, वो सब बंद हो गया। वो भी इंटरमीडिएट थैलेसीमिया इंटरमीडिएट और माइनर में मैंने यूज किया है, तो मुझे अच्छा रिजल्ट आया। मनीषा मैम, आपने थैलेसीमिया मेजर में कुछ रिजल्ट्स देखे कि जैसे अगर फ्रीक्वेंसी ट्रांसफ्यूजन की कम हो जाए, जो जैसे छोटे बच्चे आ जाते हैं 3 साल के या उससे छोटे या 4 साल के बाद में जो लंबे समय से खून ले रहे हैं। सर मैं पूरा सुनी नहीं, एक्चुअली मेडिसिन बनवा रही हूँ जी हाँ सर। मैम, आपने Explain कीजिए। थैलेसीमिया मेजर में जैसे जो बच्चे महीने महीने ट्रांसफ्यूजन ले रहे हैं, छोटे बच्चों की उम्र से ले रहे हैं, जैसे थैलेसीमिया मेजर में आमतौर पे 1 साल की उम्र के नीचे से ट्रांसफ्यूजन चालू हो जाता है। तो जी सर। उनकी हिस्ट्री रही है और फिर वो आपके पास आए हो कोई पेशेंट, ऐसे कोई कुछ पेशेंट में? हाँ नहीं देती हूँ सर, उसमें इम्प्रूवमेंट भी आता है, लेकिन वो पेशेंट इतना ज्यादा सरवाइव नहीं करते अपने पास आयुर्वेदा में, वो फिर आगे चले ही जाते हैं। हालांकि वो कंटिन्यूसली रहें, उतना करें तो बहुत अच्छा, और उनसे अच्छी लाइफ भी मिले इनको। अभी तक मैं यही देखती हूँ कि उनकी लाइफ भी नहीं बचती है, और फिर वो किसी काम के भी नहीं रहते, और बहुत उनमें इन्वेस्ट भी हो जाता है, पैसा भी बहुत खर्च होता है। तो थैलेसीमिया का तो कुछ समय तक लेकर के वो बाहर निकल जाते, बट सिकल सेल में स्टेबल है पेशेंट, वो लेते हैं और ठीक रहते हैं, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की उनको जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि मैम जैसे थैलेसीमिया में पेशेंट मरते ही इसलिए जो मेजर वाले, जी क्योंकि उनको आयरन की टॉक्सिसिटी हो जाती है। जिस तरीके से हम आयरन चढ़ाते हैं, आयरन मतलब ब्लड चढ़ाते हैं, तो उसमें जो आयरन रिलीज होता है तो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती जी उसी को, और अपने में पंचकर्म चलता है, स्नेह देते हैं, बस्ती देते हैं, तो इससे इनमें इम्यूनिटी डेवलपमेंट होती भी जाती है, अब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है, और रस रक्त का भी पाचन अच्छे से होने लगता है धीरे धीरे, और कोशिकाएं भी ऐसी जो संकुचित होती हैं वो नहीं हो पाती हैं, ऑक्सीजन भी ब्लड को अच्छा मिलने लगता है, तो इसमें अच्छी स्टेबिलिटी है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि आयुर्वेद में वो जी जो आपने कहा ना आयरन की टॉक्सिसिटी, वो एलोपैथी के मेडिसिन होती है, आयुर्वेद की उससे टॉक्सिसिटी कभी भी नहीं हुई है। लेकिन लोग एक्सेप्ट तो करें, सोसाइटी एक्सेप्ट तो करे ये चीज। जी सर। और इस पे बहुत सारे पेपर्स भी पब्लिश हुए हैं, लेकिन पब्लिकली वो चीज नहीं बताया जाता है, वो कॉलेजेस तक रहता है कि हाँ गोल्ड का यहाँ उनका बहुत MD का रिसर्च हुआ है, टॉक्सिसिटी नहीं है, टॉक्सिसिटी कम हो गई है। लेकिन वो पब्लिकली कौन बताएगा, उसको हमको ही करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। जी वो मानते ही नहीं है अपने यहाँ के चिकित्सक को। या जो अपने बड़े बड़े हेमेटोलॉजिस्ट है ना, वो डरा देते हैं कि आयुर्वेद के हैवी मेटल से लीवर फेल होता है, किडनी फेल होता है, ये होता है, वो होता है। जी सर। जी सर सर क्योंकि जो इसमें अगर बाहर का ब्लड भी चढ़ाते हैं ना सर, तो उसमें भी जो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन में आयरन रहता है, हीमोग्लोबिन एक टाइप का प्रोटीन है जो ऑक्सीजन कैरी करता है अभी। लेकिन जिस तरीके से वो दूसरे का ब्लड है ना, वो तो टूटेगा ही टूटेगा, और वो जिस तरीके से बॉडी एसिमुलेट करेगी, कचरा बनेगा ज्यादा। तो वही सर 15-15 दिन, महीने महीने भर देके लिवर स्प्लीन पूरा वो हो जाता है। वो भी हम मतलब आईवी देते रहते हैं। तो जैसा जैसे मैंने बालेंद्र प्रकाश जी के कुछ उनके वो पीपीटी प्रेजेंटेशंस, वेबिनार्स देखे थे कि किस तरीके से बार बार पुटी देने से एक हैवी मेटल कितना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है कि वो उतना सेफ और इफेक्टिव हो जाता है, और बॉडी उसको तुरंत पचा के बहुत तेजी से मोबिलाइज करती है। तो मतलब काफी बढ़िया वो बना लेता है। तो उसी का अभी आपने से बताया ना कि 100 पुट्टी 1000 पुट्टी में हमने बताया,
तो उसका वो, क्योंकि इसी में साउथ इंडिया में कुछ लोग लौह को पारद के साथ यूज करके, जैसे चंदूरम, आयाकांता चंदूरम 1-1 ग्राम तक देते हैं। और वो मैंने यूज नहीं किया है कि वो ब्लड कैंसर में जैसे क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया होता है उसमें 1 ग्राम देते हैं डोज, और तक्र के साथ, तो वो बताते हैं कि वो उसमें रिजल्ट आता है। मेरे को ऐसा मौका नहीं मिला था, इस टाइप से बताते जी ठीक है, बहुत अच्छा बताया। तो ठीक है, हम लोग अभी सेशन बंद कर देते हैं, फिर 8:15 फिर मिलते हैं इंटरेक्टिव सेशन में। उसमें किसी को केस लाना है तो केस लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, थोड़ा देर का ब्रेक लेते हैं। थैंक यू, ओके प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम।